हेलो फ्रेंड्स, आई नेहा सिंह वेलकम टू यू ऑल इन माय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस जिसका नाम है लर्न विद नेहा मैम। और मैं आपके साथ लेकर आई हूँ हिस्ट्री की सीरीज। और हिस्ट्री की सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 4 जिसका नाम है यूरोपियों का आगमन। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रखा है। इसमें मैंने जो एक नक्शा बनाने की कोशिश की है, बहुत परफेक्ट तो नहीं बना है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। देखिए, यहाँ पे मैंने भारत को ड्रॉ किया है। भारत के साथ ही लगा हुआ है पाकिस्तान, उसके साथ ही अफगानिस्तान, उसके साथ ही में है ईरान और इराक, और इसी के साथ में यहाँ आ जाता है तुर्की का क्षेत्र। तुर्की से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है सऊदी अरेबिया, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पर है फारस की खाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये फारस की खाड़ी आ गई। अब हम यहाँ की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे जो महाद्वीप है ये है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। यूरोप का जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी यूरोप है, इसको हम प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य के नाम से जानते थे। और इसकी राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया। इसकी राजधानी का नाम था कुस्तुनतुनिया। तो प्राचीन भारत के साक्ष्यों से ये पता चलता है कि प्राचीन भारत के साथ रोमन साम्राज्य का व्यापार हुआ करता था। लेकिन मध्यकालीन भारत आते आते जब सऊदी अरेबिया में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा तो क्या हुआ, आई रिपीट, प्राचीन भारत के साथ रोमन साम्राज्य का व्यापार होता था। और इसके दो रास्ते हुआ करते थे। एक तो यही फारस की खाड़ी का रास्ता हुआ करता था और एक रास्ता हुआ करता था लाल सागर का। लेकिन जो फारस की खाड़ी है वो ज्यादा प्रेफरेबल थी, वो ज्यादा प्रचलित था। लेकिन लाल सागर वाला जो रास्ता था वो बड़ा खतरनाक था। वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें थी, धुंध हुआ करती थी, कोहरा हुआ करता था। तो लोग यहाँ फारस की खाड़ी के रास्ते का जाने का इस्तेमाल ज्यादा किया करते थे। लेकिन जब सऊदी अरेबिया में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो धीरे धीरे ये इस्लाम धर्म भारत में भी फैलने लगा। इसी क्रम में और ये तुर्की तक पहुंचा, ठीक है, तुर्की तक पहुंचा। तो इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो जो तुर्की है उसने भी इस्लाम धर्म को अपना लिया। सऊदी अरेबिया था, इसने भी इस्लाम धर्म को, अब इसने तो इस्लाम धर्म को फैलाया ही था, इसी यहीं से प्रचार प्रसार हुआ था। तुर्की ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, सऊदी अरेबिया से इस्लाम धर्म फैला था। तो क्या हुआ, तो इन्होंने अपनी मुस्लिम सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? तुर्की ने रोमन साम्राज्य जो था उस पर आक्रमण कर दिया था। और जब इस पर आक्रमण कर दिया गया तो 1453 ईस्वी में तुर्कों ने रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार बना लिया। तो अब रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, उस पर किसका अधिकार था? उस पर था तुर्की का अधिकार। अब कोई भी व्यापार करने जाएगा तो फारस की खाड़ी के रास्ते जाएगा, ठीक है। और फारस की खाड़ी के रास्ते अगर वो जाएगा तो उसे अच्छा खासा टैक्स देना होगा। किसको? तुर्की की जो सरकार है उसको। तो पैसे इतने मांगे जा रहे थे कि हर कोई व्यापार नहीं कर पा रहा था। तो समुद्री मार्गों की खोज की जरूरत जो है वो महसूस हुई और यहाँ से समुद्री मार्गों की खोज शुरू हो जाती है। तो यूरोप है, ये यूरोप में एक देश है पुर्तगाल, ठीक है। यूरोप में एक देश है पुर्तगाल। इसमें एक नागरिक था जिसका नाम था बार्टोलोमियो डिसूजा। बार्टोलोमियो डिसूजा। तो देखिए, इस दौरान ना तो कोई जीपीएस हुआ करता था, ना कोई कंपास हुआ करता था। बहुत विशाल समुद्र है और इसमें अगर आप एक बार खो गए तो खो गए। तो बार्टोलोमियो डिसूजा जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1458 ईस्वी में, कौन सी में, 1458 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो अफ्रीका है इसके तट का जो रास्ता है इसको पकड़ा और इसको पकड़े 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 ये गए यहाँ पर लास्ट में। तो ये यहाँ पे जो लास्ट में पहुंचे तो इन्होंने किसकी खोज की? इन्होंने एक अफ्रीका जो महाद्वीप में केप ऑफ गुड होप की खोज की। तो जो केप ऑफ गुड होप की खोज है वो किसके थ्रू करी गई थी? वो बार्टोलोमियो डिसूजा
के थ्रू की गई थी 1458 ईस्वी में, और जो वो कहाँ के रहने वाले थे, वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने केप ऑफ गुड होप, जिसको हम उत्तमाशा अंतरीप के नाम से भी जानते हैं, उत्तमाशा अंतरीप की खोज की थी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद विशाल समुद्र है, अरब सागर है, हिंद सागर है, तो इन्होंने ये देखा तो फिर ये वापस लौट आए। तो बार्टोलोम्यू डिसूजा ने क्या किया था, 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। सॉरी, ये 1488 है, 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। तो एक और जगह है यूरोप में जिसका नाम है इटली। इसके अलावा एक और जगह है जिसका नाम है स्पेन। इन नामों से आप वाकिफ होंगे, आपने ये नाम सुने होंगे। तो जो इटली है और एक स्पेन है, तो स्पेन का शासक हुआ करता था जिसका नाम था फर्डिनेंड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इटली के एक नाविक को बुलाया। स्पेन का था नागरिक, स्पेन का शासक था फर्डिनेंड। स्पेन के शासक ने जो इटली का नाविक था, ठीक है, उसको बुलाया, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। इस नाम से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। तो ये निकले थे 1492 में। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। बिना किसी प्लान के इतने विशाल महासागर में बस ऐसे ही कूद गए, ना उस वक्त इनके पास कोई कंपास था, न जीपीएस था। तो क्या हुआ, फाइनली वही हुआ जो होना था, ये अपना रास्ता भटक गए। अब रास्ता भटक गए तो उन्होंने सोचा कि अब चलते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। तो गलती से ये पहुंच गए साउथ अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ पहुंचे थे? क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचे थे साउथ अमेरिका, वो भी कैसे? गलती से। ठीक है, तो अब इनके बाद आती है एक रियल हीरो, ठीक है, जिनका नाम था वास्को डी गामा। वो भी कौन थे? वो भी एक पुर्तगाली ही थे। तो इन्होंने सोचा कि बार्टोलोम्यू डियास ने जो केप ऑफ गुड होप की खोज की है, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ तक तो खोज लिया है, तो उन्होंने क्या किया, वो इसी को उन्होंने अपना बनाया और इसी को मतलब वो फॉलो करते करते केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे। ठीक है, केप ऑफ गुड होप पे पहुंचे तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे आगे का रास्ता खोजना है। तो वो केप ऑफ गुड होप पे जब पहुंच गए तो यहाँ इनकी मुलाकात एक भारतीय व्यापारी से हो गई, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था इब्न मजीद। इब्न मजीद की मुलाकात किससे हुई थी? वास्को डी गामा। इसकी मुलाकात किससे हुई थी? इसकी मुलाकात हुई थी वास्को डी गामा से। तो वास्को डी गामा को इब्न मजीद अपने साथ में कहाँ ले आए? ये इनको अपने साथ में ले आए भारत। ठीक है, भारत में अगर हम यहाँ देखें तो एक जगह पड़ती है केरल। ठीक है, और केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट। ठीक है, और वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था जमोरिन। तो जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया और इनको यहाँ पे अपने देश में मसाला व्यापार करने की, जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति दे दी। तो ऐसे जो मसाले थे वो विदेशों में तो होते नहीं थे, तो जब ये अपने देश गए तो इन्होंने उन मसालों को 60% प्रॉफिट पर बेचा, अपने सब खर्चे, अपनी सब मेहनत निकालने के बाद। क्या किया इन्होंने? जो भी मसाले थे उनको 60% डिस्काउंट पर इन्होंने अपने देशवासियों को बेच दिया। अब जब इन्होंने बेच दिया पुर्तगाल में, तो जो पुर्तगाली सरकार थी उसको ये लगा कि यार ये तो बड़ा मुनाफा हो रहा है, बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें वहाँ क्या करना चाहिए, हम ऐसे तो जाएंगे नहीं कि इतना बड़ा वो है, समुद्र है, अब बीच में से वहाँ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आएंगे। तो इन्होंने सोचा कि हमें वहाँ पर अपने व्यापारिक केंद्र लगाने चाहिए, अपने कारखाने, अपने गोदाम बनाने चाहिए, तो जिससे क्या होगा कि बल्क में ये माल वहाँ से उठाया जा सके। तो इन्होंने जो वहाँ पर क्या किया, इन्हें परमिशन तो मिल ही गई थी, तो इन्होंने वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा दी।
अब फैक्ट्री लगा दी तो अब पुर्तगाली सरकार को लगा कि अच्छा खासा मुनाफा होने लगा, सब कुछ सही चल रहा था, तो अब पुर्तगाली सरकार को लगने लगा कि अब हमें अपने गवर्नर भेजने चाहिए वहाँ। तो गवर्नर्स के उसमें पहला नाम आता है अल्फोंसो। इन्होंने भारत के लिए वहाँ पे आने जाने वाले समुद्री रास्ते में एक नीति लगा दी। उस नीति का नाम था नीले पानी की नीति। मतलब यहाँ से अभी यहाँ से आएंगे, यहाँ से आते आते यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक नीति लगा दी। इस नीति का नाम था नीले पानी की नीति। ब्लू वाटर की नीति। ठीक है, कि अब जो भी इस रास्ते से भारत से व्यापार करने जाएगा वो टैक्स देगा, फिर व्यापार करेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा पुर्तगाली आया, उसने कहा कि भाई पुर्तगाली लोग भारतीय स्त्रियों से विवाह करो, तो उससे क्या होगा कि हम यहाँ पे रिश्तेदार बन जाएंगे, जिससे हमें यहाँ पे जो व्यापारी केंद्र लगाए हमने उनको हमें उनका किराया नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो उनका आइडिया था ये चुरा लिया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो उनका राजकुमार था, जो उनका ब्रिटिश राजकुमार था, उसका विवाह करवा दिया पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। तो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स II का विवाह हुआ था जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन उनसे, और जब विवाह हुआ तो दहेज में बम्बई ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। तो दहेज में देखिए विवाह हुआ पुर्तगालियों का और ब्रिटिश लोगों का, ठीक है, ब्रिटिश राजकुमार का और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ, लेकिन बम्बई में क्या गया, लेकिन दहेज में क्या गया, दहेज में गया बम्बई जो कि भारत में था। तो अगर हम देखें तो 1498 से लेकर 1595 तक पुर्तगालियों का एकाधिकार बना रहा। इन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज लगा दी कि जो भी आएगा वो हमसे परमिट लेगा पहले, उसके बाद हम उसको अलाउ करेंगे, फिर करने देंगे जो भी व्यापार है, नहीं तो हम तुम्हारे जो भी जहाज वगैरह हैं इन सबको लूट लेंगे। लेकिन जो बाकी बचे देश थे वो भी प्रोत्साहित हो रहे थे, वो भी चाहते थे कि उन्हें भी 60% मुनाफा हो सकता है कि वो 80% भी कर दें, 60% से ज़्यादा कर दें। तो इसी क्रम में क्या हुआ, जो डच लोग थे, पहले तो पुर्तगाली आई, पुर्तगालियों के बाद में डच लोग जो थे वो इंडिया आए और पुर्तगालियों से क्या हुआ, उनका विवाद हो गया, होना ही था। फिर अंग्रेज भी भारत आए और अंग्रेजों से तो इनका एकदम झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया समझ लीजिए। और इस युद्ध में पुर्तगालियों को कर दिया गया पराजित और उनका बोरिया बिस्तर फिर गया बंद। तो जितनी भी नीतियां इन्होंने लगाई थी, नीले पानी की नीति और जो भी नीतियां इन्होंने जो लगाई गई थी, वो सारी की सारी नीतियां जो हो गई वो हो गई बंद। तो पुर्तगालियों की क्या क्या देन है भारत में, पुर्तगाली आए थे, लेकर गए, लेकिन कुछ ना कुछ देकर भी गए। तो पुर्तगालियों की जो देन है उसमें आते हैं काजू, आलू, आलू भी विदेशी है, देशी नहीं है। तंबाकू, तंबाकू कौन देकर गए थे, भी पुर्तगाली ही देकर गए थे। पपीता, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की किसकी देन है, प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों की ही देन है। तो देखिए अब मैं आपको ब्रीफ में जल्दी जल्दी सब कुछ बता देती हूँ, जो भी हमने पढ़ा उसका एक सार बताती हूँ। देखिए सबसे पहले जो यूरोपियों का आगमन हुआ था उसमें कौन आए थे, उसमें आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली इसके बाद आए थे डचेस, उसके बाद आए थे ब्रिटिश, डचेस ब्रिटिश, उसके बाद आए थे डैनिश, और लास्ट में आए थे फ्रांसीसी, लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो प्राचीन भारत के समय में भारत आने के दो मार्ग सबसे ज्यादा प्रचलित थे, एक था ये फारस की खाड़ी वाला मार्ग और एक था लाल सागर वाला मार्ग। जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था वो सर्वाधिक प्रचलित था और लाल सागर वाला जो मार्ग था वो एक कठिन मार्ग था।
1453 ईस्वी में तुर्कों ने रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, उस पर अपना एकाधिकार कर लिया था। तो जिससे क्या हुआ था, अन्य देशों को और भारत आने में असुविधा हुई, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या किया था, टैक्सेस वगैरह लगा दिए थे। अब आते हैं पुर्तगालियों पर, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब 20 मई 1498 ईस्वी को ये भारत में कब आए थे, ये आए थे 20 मई 1498 में भारत आए थे, ठीक है। 20 मई 1498 को भारत आए थे और सबसे पहले आए थे, सबसे अंत में गए थे और गए भी नहीं थे, इन्हें तो भगाना पड़ा था ऑपरेशन विजय चलाकर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, गोवा पर और जो दमन द्वीप का जो क्षेत्र था इस पर इन्होंने अपना एकाधिकार कर लिया था। तो ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा और दमन द्वीप को स्वतंत्र कराया गया था। 1488 में बार्टोलोम्यू डियास केप ऑफ गुड होप पहुंचे थे, उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो केप ऑफ गुड होप, जिसे हम उत्तम आशा अंतर्द्वीप भी कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी, बार्टोलोम्यू डियास ने। बार्टोलोम्यू डियास ने किसकी खोज की थी, केप ऑफ गुड होप की। देखिए ऐसा नहीं है कि इन्होंने खोज की थी तो इनके खोजने के बाद ये चीजें मिली थी, क्या इनके खोजने के बाद केप ऑफ गुड होप का जन्म हुआ था, ऐसा नहीं है। केप ऑफ गुड होप पहले भी था, लेकिन उसका जो समुद्री मार्ग था, समुद्री रास्ता था, उसकी खोज इन्होंने की थी। उसके बाद 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली के थे, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी, इन्होंने खोज की थी अमेरिका की, लेकिन गलती से, ठीक है, इन्होंने गलती से अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। 1498 में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, 1498 में वास्को डी गामा जो थे, ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए आए थे और इन्हें भारतीय व्यापारी इब्न मजीद के सहयोग से भारत के कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचे थे। कौन सी डेट को, 20 मई 1498 को। कौन पहुंचे थे, वास्को डी गामा। 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होते हुए भारतीय व्यापारी इब्न मजीद के सहयोग से ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे, जहां पर भारत के शासक जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया था। जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया था और इन्हें अनुमति दे दी थी। इन्हें अनुमति किसकी दे दी थी, जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति दे दी थी, जिससे इन्होंने क्या किया था, मसाले ले जाने की अनुमति दे दी थी, जिससे इन्होंने 60% का मुनाफा कमाया था। कितना मुनाफा कमाया था, इन्होंने 60% का मुनाफा कमाया था। तो पुर्तगालियों ने क्या किया था, पुर्तगालियों ने जो प्रोडक्शन हाउस थे, उत्पादन केंद्र थे, वो भी भारत में स्थापित किए थे। तो भारत में जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित हुई थी, पहली व्यापारिक फैक्ट्री या पहला व्यापारिक केंद्र जो स्थापित हुआ था, वो हुआ था कोचीन में। कोचीन कहाँ पड़ता है, केरल में। कोचीन केरल में 1503 में। पहली व्यापारिक केंद्र इन्होंने खोला था कोचीन में 1503 में। दूसरा व्यापारिक जो फैक्ट्री खोली थी इन्होंने अपनी, ये भी इन्होंने कहाँ खोली थी, कुन्नूर में। कुन्नूर भी कहाँ पड़ता है, केरल में।
कुन्नूर केरल 1505 ईस्वी। पुर्तगाली सरकार ने फिर क्या किया था, इसके बाद गवर्नर की नियुक्ति की थी। तो जो पहले गवर्नर आए थे उनका नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा और वो रहे थे 1505 से 1509 तक। ठीक है, इनका मुख्यालय था कोचीन केरल में। ठीक है, इन्होंने यहाँ यहीं पर अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोली थी और कोचीन में ही ये रुक गए थे। इन्होंने ही ब्लू वाटर की पॉलिसी लागू की थी। इन्होंने हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। इन्होंने ही दमन द्वीप को जीत लिया था। गुजरात, और इससे क्या हुआ था, जो इन्होंने व्यापार करना किया था तो गुजरात, अरब के लोग और तुर्की जो थे, वहाँ के जो जलवेड़ों के योद्धे थे, उन्होंने इन्हें पराजित कर दिया था। तो पराजित करके इन्होंने क्या किया था, दमन द्वीप को इन्होंने उस वक्त अपने कब्जे में ले लिया था। 1509 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1505 से 1509 तक ही रहे थे। 1509 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु भारत में ही हुई थी। भारत तो कोची में इनकी समाधि बनाई गई है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा था पुर्तगालियों का आगमन। देखिए, मैंने आपको एक स्टोरी की तरह समझाया जिससे कि आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप कि आपको मेरा वे पढ़ाने का अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा। तो अब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। और उसके बाद हम आगे लेकर आएंगे डचेस का और ब्रिटिश का आगमन। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।